दोस्तों इमेजिन करो, एक गरीब लड़का जो बचपन से ही गरीबी के कारण जूते पॉलिश करता हो, उसकी माँ ने उसे फुटबॉल खेलने से भी मना कर दिया हो, उसके कोच ने उसे यही तक कह दिया हो कि तुम कभी वर्ल्ड कप में सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे। और दोस्तों अब इमेजिन करो कि वही लड़का दुनिया का सबसे महान फुटबॉलर बना, जो कि 17 साल की एज में ही ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताया। और तो और 1962 और 1970 यानी कि 3 बार ब्राजील को वर्ल्ड कप जिताया। दोस्तों ये कहानी है द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर एडसन अरांटीज यानी पेले की। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है 1940 में। ब्राजील की एक छोटी सी बस्ती में जन्म होता है एडसन अरांटीज का। एडसन को सभी लोग प्यार से डीको बुलाते थे। डीको को बचपन से घर की गरीबी के कारण जूते पॉलिश करने पड़ते थे। उनके फादर हॉस्पिटल में टॉयलेट साफ करते थे और उनकी मदर लोगों के घर में बर्तन धोया करती थी। डीको को बचपन से फुटबॉल खेलने का बहुत शौक था, इसलिए वो जल्दी से जूते पॉलिश करके अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने लगता था। फुटबॉल खेलकर डीको जब घर पहुंचता है तो फुटबॉल खेलने की वजह से उसकी माँ उसे बहुत डांटती है, क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि डीको फुटबॉल खेले, क्योंकि डीको के पिता भी पहले फुटबॉल खेला करते थे। लेकिन एक दिन उनके घुटने में चोट लगने के कारण उनका फुटबॉल करियर हमेशा के लिए खत्म हो गया, इसीलिए अब वो टॉयलेट साफ करते हैं। दोस्तों ये साल था 1950 का और इसी साल यूरुग्वे और ब्राजील का वर्ल्ड कप फाइनल था। सभी लोग अपना काम छोड़कर रेडियो पर मैच सुन रहे थे, लेकिन उस दिन ब्राजील वर्ल्ड कप का फाइनल मैच हार जाती है। ये सुनकर वहाँ के सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं छत के ऊपर छोटा सा डीको भी मैच सुन रहा था, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब जब उसके पिता बाहर आते हैं, उनकी आंखों में आंसू देखकर डीको कहता है कि डैड मैं वादा करता हूँ एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीत कर लाऊंगा। डैड मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। अब अगले दिन डीको की माँ उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। उसकी माँ कुछ काम करने के लिए बाहर जाती है, तभी वहाँ पर कुछ अमीर बच्चे आ जाते हैं जो कि टूर्नामेंट में अपने फेवरेट प्लेयर की तरह खेलने की बात कर रहे थे। डीको कहता है मैं भी पेले की तरह खेल लूंगा। तभी वो लड़के हंसने लगते हैं, क्योंकि उस प्लेयर का नाम पेले नहीं बिले था। वो लड़के डीको को पेले नाम से चिढ़ाने लगते हैं और फ्लोर पर पानी गिरा देते हैं। तभी वहाँ डीको की माँ आ जाती है। उन्हें कुछ नहीं पता होता, फिर भी वो उन बच्चों से माफी मांगती है और वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। डीको भी वहाँ से जाते वक्त उस टूर्नामेंट का पेपर उठा लेता है। फिर वो भी अपने सभी दोस्तों के साथ उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है। डीको की टीम दिखने में भले ही गरीब थी, लेकिन उनके खेलने का तरीका बहुत ही शानदार था। इसी वजह से वो बाकी सभी टीमों को पीछे छोड़कर फाइनल्स में पहुंच जाती है। और अब इनका फाइनल मुकाबला उन्हीं लोगों के साथ था जो डीको को पेले नाम से चिढ़ाते थे। फाइनल का दिन आता है, लेकिन डीको की टीम के पास फाइनल के लिए शूज भी नहीं थे, इसलिए वो मूंगफली की बोरियां चुरा कर ले आते हैं और उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए पुराने शूज ले आते हैं। लेकिन वो शूज ना ही उनके साइज के थे और ना ही उन्हें शूज पहनकर खेलने की आदत थी। अब फाइनल मैच शुरू होता है, लेकिन पाँव से बड़े जूते होने के कारण डीको की टीम सही से खेल नहीं पाती और अब तक किंग्स का स्कोर 6 और डीको की टीम का स्कोर 0 था। वो लड़के मैच में बार बार डीको को पेले कहकर चिढ़ा रहे थे। गुस्से में आकर डीको अपने शूज उतार देता है और वैसे ही खेलने लगता है जैसा वो अपनी बस्ती में ही खेला करता था। बिना शूज के उसकी स्किल्स बहुत ही शानदार थे, इसलिए उसे कोई भी रोक नहीं पाता। वो अपना पहला गोल कर लेता है। बाकी बच्चे भी उसे देखकर अपने शूज उतार देते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर में ही वो 5 गोल कर लेते हैं। मगर टाइम खत्म होने के कारण डीको की टीम हार जाती है, लेकिन फिर भी सारी ऑडियंस को डीको के खेलने का तरीका पसंद आया था, इसलिए उसके सम्मान में पूरा मैदान पेले नाम से गूंज उठा। सभी लोग उसे पेले नाम से जानने लगे थे। लेकिन तभी मैच खत्म होने के बाद वो लोग वहाँ जाते हैं जहाँ से उन्होंने मूंगफलियां चोरी की थी। वो लोग उन बच्चों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उनके एक दोस्त को गिरने के कारण चोट लग जाती है, इसीलिए डीको उसे उठाकर एक गड्ढे में छुपा देता है। लेकिन तेज बारिश होने की वजह से वहाँ की मिट्टी धंसने लगती है। डीको बहुत कोशिश करता है अपने दोस्त को बाहर निकालने की, लेकिन मिट्टी में दबने के कारण उसके दोस्त की मौत हो जाती है। घर लौटकर डीको अपनी माँ के पास जाता है और अपने आप को उसकी मौत का जिम्मेदार मानता है। उसकी माँ कहती है कि डीको जिंदगी में जब कोई हादसा होना होता है ना, तो वो कैसे भी करके हो ही जाता है। डीको रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ आज के बाद से मैं फुटबॉल खेलना हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। फिर अगले दिन से डीको अपने पिता के साथ काम पर जाने लगता है। काम के बाद डीको के पिता उसे बताते हैं कि कैसे वो बचपन में आमों से फुटबॉल खेला करते थे, लेकिन डीको अपने पिता की बात इग्नोर कर देता है। मगर धीरे धीरे वो अपने पिता की बात सुनकर आमों से प्रैक्टिस करना चालू कर देता है। समय बीतता गया और अब डीको 15 साल का हो गया था, लेकिन एक दिन उसकी माँ उसे प्रैक्टिस करते हुए देख लेती है। वो डीको की स्किल्स को देखकर समझ जाती है कि फुटबॉल ही डीको की मंजिल है। उसके बाद वो फुटबॉल स्काउट वाल्डेमार डे ब्रिटो को वहाँ बुला लेती है। वाल्डेमार उसे सेंटोस फुटबॉल क्लब में ज्वाइन कर लेते हैं। सिर्फ 15 साल का डीको अपने सपने पूरे करने के लिए घर छोड़कर सेंटोस चला जाता है। डीको सेंटोस जाकर अपनी ट्रेनिंग शुरू तो करता है, लेकिन उसका कोच उसे ट्रेडिशनल तरीके से खेलने के लिए कहता है। उसे डीको के खेलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। वो कहता है तुम बंदरों की तरह खेल रहे हो, इस तरह से खेलकर तुम कभी आगे सेलेक्ट भी नहीं हो पाओगे। लेकिन डीको ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल भी सही नहीं खेल पाता। वो देर रात तक ट्रेडिशनल तरीका सीखने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो नहीं सीख पाता और रात भर रोता रहता है। इसी वजह से डीको एक दिन घर जाने का फैसला करता है। तभी स्टेशन जाते वक्त वाल्डेमार उससे देख लेते हैं। वाल्डेमार उसे घर जाने का कारण पूछते हैं। डीको कहता है कि दूसरे लड़के मुझसे अच्छा खेलते हैं
और कोच को मेरा खेलने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता और अगर मैंने पढ़ाई नहीं की तो मुझे भी अपने पिता की तरह टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे। फिर वाल्डेमार कहते हैं कि डीको, जिस तरह से तुम फुटबॉल खेलते हो उसे जिंगा स्टाइल कहते हैं। इसका इस्तेमाल गुलामी के समय में आजादी पाने के लिए किया गया था, लेकिन 1950 के वर्ल्ड कप में हार का कारण जिंगा स्टाइल की तरह खेलने को माना गया। तब से कोई भी जिंगा स्टाइल में नहीं खेलता। लेकिन डीको, तुम्हारा जिंगा स्टाइल खेलने का तरीका बहुत मजबूत है, तुम उन सबको जिंगा स्टाइल की असली ताकत दिखा सकते हो, नहीं तो फिर एक कायर की तरह वापस घर लौट जाओ। फिर वहाँ ट्रेन आ जाती है, लेकिन डीको ट्रेन में नहीं चढ़ता। वो वापस फुटबॉल के मैदान में जाता है और अब वो पूरे दिल से जिंगा स्टाइल में खेलने लगता है और फुटबॉल को हवा में उछालकर एक शानदार सा गोल कर देता है। ये देखकर उसका कोच हैरान रह गया और डीको को कहता है, तुमने ये क्या किया? डीको को लगा उसने कोई गलती की है, इसलिए वो कहता है, सॉरी सर, अब नहीं करूंगा। लेकिन कोच कहता है, तुमने अच्छा किया, एक बार फिर से ऐसा ही करो। और अब डीको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे ही कई सारे गोल मारता है। पहले जहाँ डीको को नॉर्मल टीम में भी नहीं लिया जाता था, वहीं उसे सीधा प्रो टीम में शामिल कर दिया गया। सिर्फ 15 साल का डीको अपने जिंगा स्टाइल के जादू से सेंटोस फुटबॉल क्लब में कई सारे मैच जीतता है। इसी तरह समय बीतता गया और अब वक्त आता है 1958 का। इस साल फीफा वर्ल्ड कप था। डीको अपने पिता के साथ नेशनल टीम सिलेक्शन के बारे में सुन रहा था, तभी पता चलता है 17 साल का एडिसन यानी डीको को भी नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया है। ये सुनकर उसके पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर डीको वहाँ से चला जाता है और ब्राजील के इंटरनेशनल टीम में पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस मैच से पहले डीको के कोच उसे कहते हैं, तुम जिंगा स्टाइल में नहीं खेलोगे। तुम्हारा जिंगा स्टाइल सेंटोस क्लब में तो चल गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। वो ऐसा इसलिए कह रहे थे क्योंकि 1950 में भी ब्राजील जिंगा स्टाइल की वजह से हार गया था। लेकिन जब प्रैक्टिस शुरू होती है तो वो अपने जिंगा स्टाइल में ही खेलता है। लेकिन तभी प्रैक्टिस मैच के दौरान उसके घुटने में बहुत भयानक चोट लग जाती है। फिर रात को डीको अपनी माँ के पास फोन लगाता है और डरते हुए अपनी चोट के बारे में बताता है। वो कहता है, मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। फिर उसकी माँ कहती है कि डीको, ये सिर्फ तुम्हारा फैसला नहीं था, बल्कि हम सब का फैसला था और ये बिल्कुल सही था। हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर डॉक्टर चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि डीको की चोट गहरी है, इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। फिर 1958 का वर्ल्ड कप शुरू होता है। डीको टीवी पर हर मैच देख रहा था और अपने घुटने को जल्दी ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी ब्राजील का एक मैच बहुत खतरनाक होता है, जिसमें उसके मेन प्लेयर्स पूरी तरह से घायल हो जाते हैं। अब कोच के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो डीको को खेलने के लिए कहता है। डीको पूरी तरह से फिट नहीं था, फिर भी कोच उससे खेलने के लिए कहता है। अब सेमीफाइनल मैच का दिन आता है, जो कि ब्राजील और फ्रांस के साथ था। डीको पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए मैदान में उतरता है, जिसे टीवी पर देखकर उसके पिता प्राउड फील कर रहे थे। लेकिन डीको का घुटना कमजोर होने के कारण वो सही से खेल नहीं पा रहा था। इसी वजह से फ्रांस फर्स्ट हाफ में अपना पहला गोल कर लेती है। फिर इंटरवल के दौरान डीको अपनी टीम के खिलाड़ी जोश के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं खेल सकता, तुम मुझसे अच्छा खेलते हो। अगर तुम्हारा पैर ठीक है तो तुम मेरी जगह खेल सकते हो। जोश कहता है कि मेरा पाँव तो ठीक है, पर यहाँ पर आकर मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मैं बचपन से ही एक यूरोपियन बनना चाहता था, पर यहाँ पर आकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं एक यूरोपियन नहीं बल्कि मैं एक ब्राजीलियन हूँ। डीको, तुम्हें याद है जब तुमने एक दिन जिंगा स्टाइल में खेलकर सभी लोगों को हैरान कर दिया था? डीको, ठीक वैसे ही खेल की आज ब्राजील को जरूरत है। फिर मैच का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है और अब इस बार डीको पूरे फोकस के साथ जिंगा स्टाइल में खेलना शुरू कर देता है। वो ना ही कोच की बात सुनता है और ना ही किसी और की, वो सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की बात सुन रहा होता है। डीको इसी तरह गेंद को आगे ले जाते हुए गोल पोस्ट की तरफ पहुंचता है और एक शानदार सा गोल कर देता है। फ्रांस की टीम डीको की टेक्निक को समझ नहीं पा रही थी, इसी वजह से डीको लगातार 2 गोल करता है और ब्राजील को जिताकर फाइनल में पहुंचा देता है। और अब ब्राजील का फाइनल मैच सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम स्वीडन के साथ था। मैच शुरू होने से पहले दोनों टीम के कोच कॉन्फ्रेंस में गए। वहाँ स्वीडन के कोच ने ब्राजील टीम की बहुत बेइज्जती की और कहा कि 1950 में जो हुआ था वही एक बार फिर से होगा। ये सुनकर ब्राजील का कोच वहाँ से चला गया। उसके बाद वो अपने खिलाड़ियों के पास जाता है और अपने हर एक खिलाड़ियों से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कल हमें दुनिया स्वीडन की तरह खेलते हुए देखे। मैं चाहता हूँ कि दुनिया हमें वैसे देखे जैसे हम हैं और हमारा खेलने का असली रूप है जिंगा स्टाइल। मैं नहीं जानता कि कल हम हारेंगे या जीतेंगे, लेकिन मैं ये जरूर जानता हूँ कि कल हम स्वीडन समेत पूरी दुनिया को जिंगा स्टाइल की असली पावर दिखा देंगे। अब अगले दिन 1958 का फाइनल मैच शुरू होता है। इस मैच में सभी स्वीडन के खिलाड़ी डीको को टारगेट करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि डीको अच्छा खेले। और इसी तरह स्वीडन की टीम 4 मिनट के अंदर में ही अपना पहला गोल कर लेती है। मगर डीको ने अपना हौसला नहीं छोड़ा और खुद पर फोकस करते हुए जिंगा स्टाइल में खेलकर वो भी अपना पहला गोल कर लेता है। डीको को देखकर उसकी टीम के प्लेयर भी जिंगा स्टाइल में खेलने लगे और वो अपना दूसरा गोल भी कर लेते हैं। जिंगा स्टाइल में खेलते हुए उनकी टीम में एक अलग ही फोकस आ गया था। वो सभी लोग इशारों में बात करने लगे थे। उनकी टीम का ऐसा कोऑर्डिनेशन देखकर वहाँ के सभी लोग
लोग हैरान हो गए। जहाँ पहले सभी लोग जिंगा स्टाइल की बुराई करते थे, वही लोग जिंगा स्टाइल की तारीफ करने लगे थे। ब्राजील के प्लेयर्स ने एक के बाद एक लगातार 5 गोल किए और 5-2 के स्कोर से फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीत लिया। फाइनल जीतने के बाद पूरा ब्राजील खुशी से झूम उठा, क्योंकि ब्राजील ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी। और ये सब हो पाया तो सिर्फ और सिर्फ एक जिद्दी लड़के की वजह से। इसने 10 साल की उम्र में ही अपने पिता से वादा किया था कि एक दिन मैं ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जरूर जीत कर लाऊंगा। 17 साल के पेले, जो कि इतिहास के यंगेस्ट प्लेयर थे, जिन्होंने न सिर्फ वर्ल्ड कप खेला बल्कि वर्ल्ड कप जीता भी। इसके बाद पेले ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर ब्राजील को 1962 और 1970 का भी वर्ल्ड कप जिताया और 3 बार वर्ल्ड कप जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए। दोस्तों, पेले कहते थे कि सफलता कोई दुर्घटना नहीं है, ये कड़ी मेहनत, लगातार सीखना, त्याग करना और सबसे इम्पोर्टेंट अपने काम से प्यार करना है।